टेम एयर फ्लाइट 304 भारी बारिश में एक ऐसे रनवे पर लैंडिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो बेहद छोटी है। प्लेन का ब्रेक भी फेल हो चुका है। प्लेन का कंट्रोल एक ऐसे पायलट के हाथों में है जिन्हें इस प्लेन के बारे में बहुत कम जानकारी है। मुश्किलें तो तब बढ़ गई जब एटीसी ने कहा, बारिश की वजह से हम एयरपोर्ट को बंद कर रहे हैं। विमान में बैठे सारे यात्रियों की जान अब इस बात पर टिकी हुई है कि पायलट सही डिसीजन लेते हैं या गलत। नो, नो टर्न, ओह नो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 17 जुलाई 2007 पोर्टो एलेग्रे सल्गाडो फिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्राजील एयरबस A320 का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसे टेम एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। प्लेन में 181 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। इसे साओ पालो एयरपोर्ट ब्राजील जाना था। इसे कॉन्कोनस एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इस प्लेन को उड़ा रहे दोनों पायलट कैप्टन थे। कैप्टन हेनरिक स्टेफनी 53 वर्ष के थे। इनके पास प्लेन उड़ाने का 30 सालों से भी अधिक एक्सपीरियंस था। इनके पास 13,654 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। वहीं एक और कैप्टन थे जो एज अ फर्स्ट ऑफिसर टेम एयर को उड़ाने वाले थे। इनकी उम्र 54 वर्ष थी और इनके पास 14,760 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट में ट्रैफिक अधिक होने की वजह से लगातार फ्लाइट्स डिले होती जा रही थी। यहाँ पर पायलट के दिमाग में एक फायदेमंद आइडिया आया। उन्होंने रिफ्यूलिंग के लिए ऑर्डर दिया और जितनी फ्यूल की जरूरत थी उससे कहीं अधिक फ्यूल डालने को कह दिया। कैप्टन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर फ्यूल की कीमत सस्ती थी। रूल के हिसाब से कुछ एयरपोर्ट्स अलाउ करते हैं कि वो अपने मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से भी अधिक फ्यूल भर सके। इसे टैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट्स इसलिए कहा क्योंकि प्लेन का वजन जितना अधिक बढ़ेगा उसे टेक ऑफ होने में उतने ही लंबे रनवे की जरूरत पड़ेगी और हर एयरपोर्ट में लंबा रनवे होता नहीं। इसलिए कुछ हद तक एयरपोर्ट अथॉरिटी भी ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल डाले या ना डाले। बात करें टेम एयरलाइन फ्लाइट 3054 की तो इस प्लेन में 2.4 टन फ्यूल एक्स्ट्रा डाला गया। टेक ऑफ वेट से 2.4 टन अधिक फ्यूल। मुझे लगता है कि यहाँ पर पायलट सिर्फ टेक ऑफ के बारे में सोच रहा होगा। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्लेन का वजन जितना अधिक होगा प्लेन को लैंड कराने में भी उतने ही अधिक लंबे रनवे की जरूरत पड़ेगी। पर क्या ये प्लेन जहाँ पर लैंड करने वाला था यानी कि कॉन्कोनस एयरपोर्ट में उतना लंबा रनवे था या नहीं, शायद इस पर कैप्टन ने विचार नहीं किया। दोस्तों, कॉन्कोनस एयरपोर्ट में 2 रनवे है। बात करें अगर मेन रनवे की तो उसमें अगर प्लेन मैक्सिमम वेट के साथ लैंड करे तो उसे 1781 मीटर रनवे की जरूरत पड़ेगी, जबकि जो रनवे की एक्चुअल लंबाई थी वो 1880 मीटर था। ऑलमोस्ट 100 मीटर एक्स्ट्रा रनवे। इसमें भी एक कंडीशन है कि रनवे गीला नहीं होना चाहिए। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि एयरपोर्ट के नीचे पूरा एयरपोर्ट घनी आबादी वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। एयरपोर्ट के राइट साइड में एक फ्यूल स्टेशन भी है, इसलिए इस एयरपोर्ट में मैक्सिमम वेट के साथ लैंड करना बहुत रिस्की माना जाता है। थोड़ी सी भी अगर ऊंच नीच हुई तो प्लेन बचा हुआ 100 मीटर रनवे भी क्रॉस कर जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो प्लेन सीधा खाई के नीचे। अब वापस आते हैं अपनी कहानी में। शाम के करीब 5:20 फ्लाइट 3054 को टेक ऑफ परमिशन मिल गया। कुछ ही मिनटों में यह प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। 2.4 टन एक्स्ट्रा फ्यूल होने के बाद भी प्लेन बड़े ही आराम से टेक ऑफ करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ा। ये फ्लाइट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की होने वाली थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मौसम और भी खराब होती जा रही थी। पायलट ने कॉन्कोनस एयरपोर्ट के ATC से कांटेक्ट किया और पूछा कि मौसम कैसा है। ATC ने जवाब दिया कि यहाँ बारिश हो रही है। आज कैप्टन की ये पहली फ्लाइट नहीं थी, वो पहले भी यहाँ पर लैंड कर चुके थे। उस वक्त भी बारिश की वजह से रनवे काफी फिसलन भरा था। इसके अलावा एक और समस्या थी, उनके प्लेन का जो इंजन नंबर 2 था उसका रिवर्स थ्रस्ट काम नहीं कर रहा था। रिवर्स थ्रस्ट बेसिकली इंजन में एक विंडो होता है जो ओपन होकर हवा को आगे धक्का देता है और इससे प्लेन का भी स्पीड कम होने लगता है। पिछली बार जब कैप्टन इस प्लेन को लैंड करा रहे थे तब भी उन्हें पता था कि इंजन नंबर 2 का रिवर्स थ्रस्ट खराब है। जैसे ही उन्होंने प्लेन को लैंड कराया था प्लेन में एक तरफा फोर्स जनरेट हुआ और प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा।
हालांकि पायलट ने बड़े ही आराम से रडर का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को कंट्रोल में ले आया। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। कैप्टन को इस बार भी कुछ ऐसा ही करना था, पर हालात इस बार पिछले से कहीं बदतर थी। एटीसी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश की वजह से कुछ देर के लिए रनवे को क्लोज कर रहे हैं। टेम एयर फ्लाइट 3054 के कैप्टन की अब चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने फ्यूल भी अधिक डलवा लिया था। एक रिवर्स थ्रस्ट भी डेड था और बारिश की वजह से फिसलन भी काफी बढ़ चुका था। इवन एक दिन पहले इसी एयरपोर्ट में एक प्लेन बारिश में लैंड कर रहा था और वो फिसलते हुए रनवे से बाहर चला गया। कैप्टन को ये भली भांति पता था कि बारिश में ये एयरपोर्ट कितना जानलेवा साबित हो सकता है। अब भी वो कोंगनस एयरपोर्ट की ओर ही बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद एटीसी ने कहा कि रनवे को दोबारा से ओपन कर दिया गया है, अब आप लैंड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे से अलाइन होने लगा। 6:54 प्लेन रनवे पर टचडाउन कर गया। जैसा कि कैप्टन को उम्मीद था कि पहली फ्लाइट की तरह ही सब कुछ होगा। टचडाउन के 2 सेकंड बाद इंजन नंबर 1 का रिवर्स थ्रस्ट ऑन हो गया, जबकि दूसरा रिवर्स थ्रस्ट क्लोज ही रहा। अब एक तरफा फोर्स की वजह से धीरे धीरे प्लेन लेफ्ट की ओर जाने लगा। इसे काउंटर करने के लिए कैप्टन को रडर का इस्तेमाल करना था, लेकिन कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा था इस बात से सभी अनजान थे। उस वक्त किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। न तो प्लेन का मुड़ना कम हो रहा था और न ही प्लेन की रफ्तार धीमी हो रही थी। नतीजा 187 लोगों से भरा विमान घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। प्लेन में अब भी भारी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था। इस फ्यूल की वजह से भयंकर आग आसमान में फैल गया। वहीं सामने एक गैस स्टेशन भी था, जिसने इस आग को और बढ़ा दिया। प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए। इसके अलावा ग्राउंड में मौजूद 12 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। इस हादसे को कई सीसीटीवी कैमरे ने भी रिकॉर्ड किया। हादसे के बाद 3 दिनों तक एयरपोर्ट को बंद रखा गया। उधर इन्वेस्टिगेशन क्लूज फाइंड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि आखिर ये प्लेन रुक क्यों नहीं पाया, गलती आखिर कहाँ हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब रनवे की जांच किया तो नतीजा काफी चौंकाने वाला था। रनवे की लंबाई 1880 मीटर थी, इसलिए इस एयरपोर्ट को खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। इस एयरपोर्ट में फोकर 100, बोइंग 737 के 700 और 800 मॉडल को बैन कर दिया गया था, क्योंकि भले ही ये प्लेन 1600-1700 मीटर के रनवे पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन प्लेन अगर मैक्सिमम लैंडिंग वेट पर हो तो इन प्लेन्स को रुकने के लिए 2000 से 2100 मीटर रनवे की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ का रनवे सिर्फ 1880 मीटर लंबा था। इसके अलावा अगर हवा टेलविंड हो, यानी कि लैंडिंग करते समय हवा पीछे से बह रही हो, तो प्लेन को रुकने में ऑलमोस्ट 25% अधिक रनवे की जरूरत पड़ सकती है। और इस एयरपोर्ट में इतना लंबा रनवे तो था ही नहीं, इसलिए इन दोनों प्लेन्स को बैन कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एयरबस A320, जो कि बोइंग 737 का ही एक कॉम्पिटिटर है, शेप और साइज ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी इस एयरपोर्ट में एयरबस A320 को बैन नहीं किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऐसा लगता था कि इस प्लेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बोइंग 737 से कहीं बेहतर है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके एयरबस A320 कम रनवे पर भी लैंड कर सकता है, और ये तर्क सही भी था। लेकिन तब जब रनवे ड्राई हो और प्लेन का ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम कर रहा हो। लेकिन टेम एयर फ्लाइट 3054 के केस में ऐसा तो था ही नहीं, और ना ही ये अपने मैक्सिमम ब्रेकिंग पर था। इसका एक रिवर्स थ्रस्ट तो डेड था, ऊपर से इस प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाल दिया गया। सारे पैसेंजर्स की सीटें भी फुल थी। ये अपने फुल लोड के साथ रनवे पर लैंड करने के लिए आ रहा था। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं था, बारिश की वजह से जब प्लेन का व्हील रनवे पर टच डाउन करता है तो रनवे और व्हील के बीच एक पतली पानी की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से टायर में फ्रिक्शन नहीं हो पाता, ब्रेक अपना पकड़ जमा नहीं पाता, नतीजा ये फिसलने लगता है। एक दिन पहले भी ऐसा हादसा हो चुका था। यहाँ के रनवे की बनावट भी ऐसी थी कि पानी रनवे से हट ही नहीं पाता था। इस तरह के फिसलन से बचने के लिए रनवे पर वाटर चैनलिंग ग्रुप्स बनाया जाता है। ये बेसिकली पतले पतले गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों की वजह से जो पानी पहले रनवे पर होता था वो अब गड्ढों में चला जाएगा, और इन गड्ढों से होते हुए पानी रनवे
के बाहर चला जाएगा, ना रहेगा पानी ना फिसलेगा टायर। पर अफसोस कोंगनस एयरपोर्ट में इन ग्रुप्स को बनाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन ट्रैफिक की वजह से जल्द ही इस काम को रोक दिया गया और दोबारा से इस ग्रुप्स को बनाया ही नहीं गया। इसके अलावा रनवे पर रबर भी काफी जमा हो गया था। जब एक ही रनवे पर बार बार प्लेन का टायर रगड़ खाता है तो टायर का कुछ रबर का मटेरियल रनवे पर भी चिपक जाता है, जो रनवे को और स्मूथ बना देता है, जिसकी वजह से ब्रेक लगने में भी प्रॉब्लम होती है। कोंगनस एयरपोर्ट के रनवे पर इस रबर मटेरियल को हटाने के लिए खासा ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा रनवे के आखिरी छोर में ये जो सेफ्टी एरिया है वो भी पहले नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आ गया कि लापरवाही सिर्फ एक नहीं थी। मौसम में प्रॉब्लम, प्लेन के ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम, ओवरलोड में प्रॉब्लम, रनवे में प्रॉब्लम तो बहुत सारे थे, पर क्या यही वो अहम कड़ी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? वेल नहीं। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि प्लेन अपने नॉर्मल स्पीड से धीमा नहीं हो रहा था। कोलिजन से कुछ सेकंड्स पहले भी प्लेन की रफ्तार बहुत तेज रही होगी, पर आखिर ऐसा क्या हुआ था इस प्लेन में? इसका जवाब मिला 3 साल बाद, साल 2009 में, जब दुनिया के सामने प्लेन का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सामने आया। इस हादसे की जो कड़ी निकल के आई वो साल 2006 से जुड़ी हुई थी, जब ब्राजील का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी वारिग एयरलाइन बैंकरप्ट हो गया। कुछ महीने के अंदर ही इसके सारे प्लेन्स बंद हो गया। उन दिनों ब्राजील में एविएशन इंडस्ट्री अपने पीक पर थी। लोग ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रेवल कर रहे थे। ऐसे में इतने बड़े एयरलाइन कंपनी के बंद हो जाने से दूसरे एयरलाइन कंपनी पर लोड बहुत बढ़ गया। पैसेंजर्स की संख्या तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन एयरलाइन कंपनीज के पास उतना प्लेन ही नहीं था। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी था टेम एयरलाइन जैसे छोटे कंपनीज के लिए। उन्हें ग्रो होने का एक सुनहरा अवसर मिला। टेम एयर ने अपने फोकर 100 को अपडेट करके पेगासस एविएशन से सेकेंड हैंड प्लेन खरीदा और ये प्लेन था एयरबस A320। पेगासस ने ऑलरेडी इस प्लेन को 21,000 घंटों तक उड़ाया था। 10,000 से भी अधिक बार ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। जब इस प्लेन को टेम एयर को सौंपा गया तभी से ही इंजन नंबर 2 का रिवर्स थ्रस्ट डिफेक्टिव था। यही वो प्लेन था जो 1 साल बाद 17 जुलाई 2007 को क्रैश होने वाला था। लेकिन इस दौरान टेम एयर ने और भी कई सारे प्लेन्स खरीदा। ऐसे में दिक्कत ये हो गई कि अचानक से एयरबस A320 की संख्या बढ़ गई, लेकिन इनके पास जो पायलट्स थे वो पुराने फोकर प्लेन उड़ाया करते थे, ना कि एयरबस A320। प्लेन को अपडेट करने के साथ साथ पायलट्स को भी अपडेट करने की जरूरत थी, लेकिन अचानक से इतने सारे पायलट्स को भी ट्रेंड करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। टेम एयर ने यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता निकाला। इन्होंने जल्दी जल्दी पायलट को ट्रेंड करना शुरू कर दिया और फटाफट प्लेन को उड़ाने दे दिया गया। जहां एयरबस कहता है कि कॉकपिट में जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है वो 40 घंटों तक होना चाहिए, लेकिन टेम एयर ने सिर्फ 12 घंटों तक ट्रेनिंग दिया। वहीं सिमुलेटर ट्रेनिंग में भी बहुत जल्दबाजी की गई। ऐसे में टेम एयर के बहुत सारे पायलट्स पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे प्लेन को उड़ाने के लिए। प्लेन की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि एयरलाइन कंपनीज पैसेंजर्स की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। उस दौर में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं था जो कि डिले ना हुआ हो। अब ये सब देखते हुए जाहिर सी बात है कि पैसेंजर्स का गुस्सा तो भड़केगा। नतीजा, एयरलाइन के क्रू मेंबर्स को अक्सर पैसेंजर्स 2-4 गालियां सुना देते थे और ये सब इक्का दुक्का केस नहीं था। रोज यही सब चल रहा था प्लेन के अंदर। टेम एयर ने कहा कि अगर पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स को गाली देता है तो हम डोर के पास क्रू मेंबर्स को रखेंगे ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि अगर क्रू मेंबर्स नहीं रहा तो कौन रहेगा? यहाँ पर टेम एयर ने एक रूल बनाया कि पायलट रहेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि एक एयरलाइन कंपनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम कैसे कर सकता है। अगर पायलट डोर के पास वेलकम करेगा तो कॉकपिट में टेक ऑफ का प्रिपरेशन कौन करेगा? एयरलाइन कंपनीज के मेंबर्स गालियां सुन रही थी। क्यों? क्योंकि फ्लाइट डिले हो रही थी। अगर पायलट को डोर के पास खड़ा कर दोगे तो फ्लाइट और भी अधिक डिले हो जाएगी। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? चलो अब ये रूल तो बन गया, लेकिन ये जो पैसेंजर्स थे उन्होंने पायलट को भी नहीं छोड़ा। कोई ना कोई 2-4 बात सुना ही देता। ऐसे में दिमाग खराब होना तो तय है। पायलट या क्रू की मेंटल हेल्थ सही रहे
इसके लिए एयरलाइन कंपनीज के पास एविएशन फिजियोलॉजिस्ट भी होता है, पर टेम एयर के पास 5000 पायलट्स के लिए सिर्फ एक फिजियोलॉजिस्ट था। अब वो भी सुने तो किसकी बात सुने। शायद यही वो वजह है कि उसने भी अनसुना कर दिया। ये सब कुछ जो हो रहा था वो साल 2006 से 7 के बीच हो रहा था और ये सारी कड़ियां जुड़ी है प्लेन के क्रैश से। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं सीधे टेम एयर के पास, जो अब लैंडिंग करने के लिए बढ़ रहा था। 6:43। कैप्टन ने कहा, याद है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही रिवर्स थ्रस्ट है। हाँ याद है, सिर्फ लेफ्ट वाला है। सिंगल रिवर्स थ्रस्ट में प्लेन को उतारने का प्रोसेस भी सेम होता है जैसे कि नॉर्मल लैंडिंग में होता है। जैसे ही प्लेन टचडाउन किया, दोनों थ्रस्ट को पहले आइडल किया जाता है, इसके बाद दोनों रिवर्स थ्रस्ट को एक्टिवेट कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों काम कर रहा है या सिर्फ एक काम कर रहा है। हाँ, फर्क पड़ता है तो वो लैंडिंग डिस्टेंस में। अगर प्लेन का एक रिवर्स थ्रस्ट काम नहीं कर रहा है तो प्लेन को लैंड कराने के लिए ऑलमोस्ट 55 मीटर एक्स्ट्रा रनवे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ही टेम एयर टचडाउन किया, पायलट से एक भयंकर गलती हो गई। उन्होंने दोनों थ्रस्ट लीवर को डाउन किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही थ्रस्ट को रिवर्स में डाला और डेड वाले को वैसे ही छोड़ दिया। नतीजा, एक इंजन का रिवर्स थ्रस्ट तो ऑन हो गया, लेकिन इस चक्कर में पायलट दूसरे रिवर्स थ्रस्ट को, जिसे उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था, दरअसल अब भी वो क्लाइंब पोजीशन में था, जबकि इसे आइडल पोजीशन में होना चाहिए था। क्लाइंबिंग पोजीशन मतलब कि इंजन नंबर 2 अब भी जोर लगा रहा था प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए। अगले कुछ सेकंड्स तक किसी को भी आइडिया नहीं लग पाया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। राइट इंजन क्लाइंबिंग थ्रस्ट में होने की वजह से प्लेन को रोकने वाला अब कोई नहीं था, क्योंकि प्लेन का स्पॉइलर ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता है और ये प्लेन को नीचे दबाए रखता है, यानी कि लिफ्ट फोर्स को कम करता है। लेकिन टेम एयर के केस में ये डिप्लॉय हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों रिवर्स थ्रस्ट को ऑन नहीं किया गया था। स्पॉइलर ऑटोमेटिकली सिर्फ 2 ही कंडीशन में एक्सटेंड होता है, जब प्लेन का दोनों थ्रस्ट रिवर्स में हो या फिर दोनों थ्रस्ट आइडल में हो। इसीलिए टेम एयर का स्पॉइलर कभी एक्टिवेट हुआ ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। प्लेन के पीछे के दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक लगा होता है। प्लेन को रोकने के लिए 60 से 80% का योगदान इन्हीं डिस्क ब्रेक का होता है। लैंडिंग के बाद ये ब्रेक भी ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। ये ब्रेक ऑटोमेटिकली तभी काम करेगा जब प्लेन का स्पॉइलर डिप्लॉय हो जाए। अब क्योंकि टेम एयर के केस में ये डिप्लॉय नहीं था, इसलिए इस प्लेन को रोकने वाला जो आखिरी उम्मीद था उसने भी धोखा दे दिया। प्लेन को रोकने वाला एक भी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था जो वर्किंग में हो। कुल मिला के कहें तो प्लेन का सारा ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो चुका था। ऊपर से राइट साइड का रिवर्स थ्रस्ट भी क्लाइंबिंग पोजीशन में था, वो भी प्लेन की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे में अगर पायलट मैक्सिमम ब्रेक भी लगाता है तब भी प्लेन को रुकने के लिए ऑलमोस्ट 3 गुने रनवे की जरूरत पड़ेगी। और इस एयरपोर्ट में 3 गुना तो छोड़ो, 2 गुना या आधा गुना भी रनवे एक्स्ट्रा नहीं था। ऑलमोस्ट 100 मीटर रनवे एक्स्ट्रा था। ये एक्स्ट्रा रनवे भी उस समय काउंट होता है जब बारिश ना हो रही हो। अब इतने सारे गड़बड़ियों के बाद फर्स्ट ऑफिसर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने स्पॉइलर वार्निंग को नोटिस कर लिया। स्पॉइलर नथिंग, कैप्टन ने कहा। ए इधर देखो। शायद वो दिखाना चाह रहे थे कि अब प्लेन का अगला पहिया टचडाउन करेगा और प्लेन धीमा हो जाएगा। 6 सेकंड बाद प्लेन का अगला पहिया भी टचडाउन कर गया। तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाया, प्लेन को धीमा करो, प्लेन को धीमा करो, ये रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। ओ माय गॉड। देखते ही देखते ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़कर सिटी की ओर जाने लगा। गो गो गो, टर्न 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 टर्न, नो नो टर्न, ओ नो। कॉकपिट में जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। ये आवाज किसकी थी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन यही वो आखिरी आवाज थी जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया। इसके बाद ये प्लेन 178 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरपोर्ट के बाहर सिटी के बिल्डिंग्स को तबाह करते हुए क्रैश हो गया।
रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई। थ्रस्ट को आइडल पर होना चाहिए था, पर वो क्लाइंबिंग पोजीशन में था। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ या फिर पायलट की गलती से, इसका पता नहीं चल पाया। शॉकिंग बात तो ये थी कि कहीं भी रनवे की लंबाई को ब्लेम नहीं किया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने रनवे को अपडेट नहीं किया। रनवे के दोनों साइड आखिरी छोर में कोई सेफ्टी एरिया भी मौजूद नहीं था। हालांकि इस हादसे के बाद इस सेफ्टी एरिया को बनवा दिया गया। एटीसी को ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में प्लेन को लैंड कराने का परमिशन नहीं देना चाहिए था। इस एयरपोर्ट में वैसे भी उन प्लेन्स को लैंड करने की अनुमति नहीं देता जिसका एक रिवर्स थ्रस्ट डेड हो। लेकिन फिर भी टेम एयर पिछले 1 सालों से ऑपरेट कर रही थी। पायलट्स की ट्रेनिंग में बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्रिटिकल कंडीशन में प्लेन को किस तरह से ऑपरेट किया जाए, ये सब कुछ ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। लेकिन जरा सोचो, जहां 40 घंटे की ट्रेनिंग हो वहां सिर्फ 10-12 घंटे की ट्रेनिंग देकर छोड़ दिया जाए तो पायलट क्या ही सीखेगा। कुल मिलाकर कहें तो इस हादसे के पीछे एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी करप्ट थी, ऐसा ब्राजील के लोगों ने इल्जाम लगाया। तो ये थी कहानी टेम एयर फ्लाइट 3054 की। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।